नमस्कार, कैसे हैं आप सब। और आप सबका स्वागत है किरण शिक्षार्थी मंच पर। साथियों, यूजीसी नेट परीक्षा 2018 के हम दोनों जो प्रश्न पत्र हैं हम देख चुके हैं और आज हम देखने वाले हैं यूजीसी नेट परीक्षा 25 जून 2019 का प्रश्न पत्र। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित उपन्यासों को प्रकाशन काल की दृष्टि से सही अनुक्रम क्या है? मानस का हंस, टेराकोटा, भूले बिसरे चित्र, गर्म राख। तो इसमें जो सही क्रम है वो है सी, गर्म राग, भूले बिसरे चित्र, टेराकोटा, मानस का हंस। अब इसकी व्याख्या को हम देख लेते हैं। यहाँ पर उपन्यास है, प्रकाशन वर्ष है, उपन्यासकार है, जन्म निधन वर्ष है। गर्म राख 1957 ईस्वी में इसका प्रकाशन हुआ और यह उपन्यास है उपेंद्र नाथ अश्क का। उपेंद्र नाथ अश्क का जन्म 1910 में हुआ और 1996 ईस्वी में इनका निधन हो गया। भूले बिसरे चित्र 1959, भगवती चरण वर्मा 1903 से 1981 ईस्वी। टेराकोटा 1971, लक्ष्मीकांत वर्मा। मानस का हंस 1972 ईस्वी, अमृतलाल नागर 1916 से 1990 ईस्वी। अब देख लेते हैं नंबर 2 को। प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित संस्मरण कृतियों का सही अनुक्रम है। स्मृति कन, लीक अलीक, वन तुलसी की गंध, हम हशमत। तो इसमें जो सही क्रम है वो है डी, स्मृति कन, हम हशमत, लीक अलीक, वन तुलसी की गंध। अब इसकी व्याख्या को देख लेते हैं। यहाँ पर कृति है, प्रकाशन वर्ष है, लेखक है, जन्म निधन वर्ष है। स्मृति कन 1959 ईस्वी सेठ गोविंद दास की कृति है और इनका जो जन्म हुआ वो 1896 में हुआ और निधन 1974 में हुआ। हम हशमत 1977 ईस्वी कृष्णा सोप्ती की कृति है और इनका जो जन्म हुआ वो 1925 में, निधन 2019 में। लीक अलीक 1980 ईस्वी, भारत भूषण अग्रवाल 1919 से 1975 ईस्वी। वन तुलसी की गंध 1984 ईस्वी, फणीश्वर नाथ रेणु 1921 से 1977 ईस्वी। अब देख लेते हैं नंबर 3 को। निम्नलिखित संस्थाओं को उनके प्रवर्तकों के साथ सुमेलित कीजिए। यहाँ पर संस्थाएं दी गई हैं और यहाँ पर इनके प्रवर्तक दिए गए हैं। हमें मिलाना है कि कौन सी संस्था का प्रवर्तक कौन है। तो जो ब्रह्म समाज है उसके प्रवर्तक हैं राजा राममोहन राय। प्रार्थना समाज के हैं महादेव गोविंद रानाडे। थियोसॉफिकल सोसाइटी के जो प्रवर्तक हैं वो हैं एनी बेसेंट। सत्यशोधक समाज के हैं महात्मा ज्योतिबा फूले। और जो दयानंद सरस्वती हैं वो आर्य समाज से संबंधित हैं। किससे संबंधित है? आर्य समाज से संबंधित है। और इस तरह से जो हमारा कोड ठीक होता है वो होता है ए। अब इसकी व्याख्या हम देख लेते हैं। ब्रह्म समाज 1928 ईस्वी, राजा राममोहन राय। प्रार्थना समाज 1967 ईस्वी, महादेव गोविंद रानाडे। थियोसॉफिकल सोसाइटी एनी बेसेंट। सत्यशोधक समाज 1873, महात्मा ज्योतिबा फूले। आर्य समाज 1875, दयानंद सरस्वती। अब देख लेते हैं प्रश्न 4 को। निम्नलिखित में से किस कवि का संबंध नवनीत विधा से नहीं है? कुमार रविंद्र, गिरधर राठी, वीरेंद्र मिश्र, माहेश्वर तिवारी। तो जो गिरधर राठी है इनका संबंध नवगीत विधा से नहीं है। हिंदी में नवगीत परंपरा का आरंभ राजेंद्र प्रसाद सिंह द्वारा सन 1958 में संपादित गीतांजलि शीर्षक नवगीत संकलन से माना जाता है। प्रमुख नवगीतकार हैं शंभुनाथ सिंह, वीरेंद्र मिश्र, नीरज बालस्वरूप राही, रामावतार त्यागी, रामानंद दोषी, रविंद्र भ्रमर, राजेंद्र प्रसाद सिंह, उमाकांत मालवीय, ठाकुर प्रसाद सिंह, देवेंद्र शर्मा, इंद्र कुंवर, बेचैन रमेश, रंजक नईम, माहेश्वर तिवारी, नचिकेता, बुद्धिनाथ मिश्र। गिरधर राठी समकालीन प्रगतिवादी विचारधारा के कवि हैं। रचनाएं दिल्ली नामा, प्रेमालाप, ढाई घर, सत्यम शिवम सुंदरम। अब देख लेते हैं प्रश्न 5 को।
माई न होती बाप न होते कर्म न होता काया, हम नहीं होते तुम नहीं होते कौन कहाते आया। चंद न होता सूर न होता पानी पवन मिलाया, शास्त्र न होता वेद न होता कर्म कहाते आया। उपर्युक्त काव्य पंक्तियां किस कवि की हैं? तो जो ये पंक्तियां हैं ये हैं नामदेव की। यहाँ पर कवि दिए गए हैं, यहाँ पर उनकी पंक्तियां दी गई हैं। सबसे पहले है कबीर। कबीर का जन्म हुआ 1398 में और 1518 में निधन। तो इनकी पंक्तियां हैं, गहना एक कनकते गहना, न मह भाव न दूजा, कहन सुनन कोई दुई, करी पापिन इक नमाज इक पूजा। आगे है रैदास। रैदास का जन्म हुआ 1388 और निधन हुआ 1518 में। जब हम होते तब तू नाही, अब तू है मैं नाही, अतल अगम ले लहरी, जय लहरी मई उदती जल केवल जल माही। आगे है मलुकदास। मलुकदास का जो जन्म है वो 1574 में हुआ और 1682 में निधन हुआ। अब तो अचबा जपू मन मेरे सुर ने, असुर टहलुआ जाने मनी गर्वंत है जाके चेरे। नामदेव की पंक्ति है। नामदेव का जन्म हुआ 1270 में और निधन हुआ 1350 में। और इनकी पंक्ति है, माई न होती बाप न होते कर्म न होता काया, हम नहीं होते तुम नहीं होते कौन कहाते आया। अब देख लेते हैं प्रश्न 6 को। प्रश्न 6 है, जीवन मोह चाही को नीको, दरस परस दिन रात करती है, कान्हे प्यारे पी को। उपयुक्त पंक्तियों में शुक्ल ने किस भाव की अभिव्यक्ति की है? निर्गुण भक्ति भाव, सगुण भक्ति भाव, असूया भक्ति भाव, दैहिक श्रृंगार की। तो इन पंक्तियों में असूया भाव की व्यक्ति हुई है। अब इसकी व्याख्या भी हम देख लेते हैं। जीवन मुचाही को निको, दरस परस दिन राती करती है, कान्हा पिया प्यारे पी को। नयन मूंदी मूंदी किन देखियो बंध्यो ज्ञान पोथी को, आछे सुंदर श्याम मनोहर और जगत सब फीको। सुनो जोग को ले कीजे जहाँ ज्ञान है जी को, खाटी मही नाही रुचि मने सूर खबाया घी को। शब्दार्थ, मुँह चाही प्रियतम को, प्रिय लगने वाली प्रिया, निको अच्छा, परस स्पर्श, ज्ञान पोथी को पुस्तकीय ज्ञान, आछे अच्छे, ज्ञान ज्ञान हानि, मही मट्ठा छाछ, खैवया खाने वाला। प्रसंग, विरह की सब व्यथाओं को सहन करते हुए भी गोपियां कृष्ण को ही चाहती हैं। कृष्ण के प्रति अपनी अनन्य आसक्ति प्रकट करती हुई एवं सगुण भक्ति की तुलना में निर्गुण को नगण्य सिद्ध करती हुई गोपियां उद्धव से कहती हैं, इस संसार में उसी प्रेमिका का जीवन अच्छा है जिसे उसका प्रियतम चाहता हो। जीवन तो कुब्जा का अच्छा है क्योंकि वह अपने प्रियतम कृष्ण को चहेती प्रिया है। हे उद्धव, नेत्रों को मूंद मूंद कर भले ही ब्रह्म को देखने का प्रयत्न करते रहो, परंतु यह सब तो पुस्तकीय ज्ञान के समान अव्यवहारिक है। हमारे लिए तो केवल एक ही कृष्ण सुंदर और मनोहर है, उनके सामने हमें सारा संसार निरत लगता है। हे उद्धव सुनो, जिसकी साधना में प्राण हानि का भय है उसको लेकर हम क्या करें। कहने का आशय यह है कि हमारे प्राण प्रिय कृष्ण बिछुड़ जाएंगे तो फिर हम उसके बिना जीवित कैसे रहेंगी। जिस प्रकार शुद्ध घी खाने वाले व्यक्ति को खट्टी छाछ अच्छी नहीं लगती, उसी प्रकार कृष्ण के प्रेमामृत का पान करने वाले हमारे इस हृदय को तुम्हारे नीरस योग की बातें अच्छी नहीं लगती। और इसमें विशेष है अलंकार, दरस बिन करती कान्हा प्यारा पी सुंदर श्याम का, कीजे जहाँ ज्ञान सी खाटी, खबैया में अनुप्रास, मूंदी मूंदी में पुनरुक्ति प्रकाश, तथा जोग को का ले कीजे, जी को में प्रश्न अलंकार, दरस परस मही नहीं में ध्वनि साम्य है। गोपियों के हृदय में जो धड़कन और तड़पन विलप्र के वर्णन में प्रकट हुई है उसमें मानो समस्त विश्व का हृदय योग दे रहा है। असूया भाव, असूया संचारी भाव है। असूया का अर्थ है दूसरे के उत्कर्ष के प्रति असहिष्णुता, दूसरे के सुख को सहन न कर पाना ही असूया भाव है। अब देख लेते हैं नंबर 7 को।
बैठे हुए सुखद आतप में मृग रोमंथन करते हैं, वन के जीवन विवर से बाहर हो विश्रब्द विचरते हैं। उपयुक्त पंक्तियों में किसका वर्णन है? साकेत में चित्रकूट का, असध्य वीणा में वन प्रांतर का, रश्मि रथी में परशुराम आश्रम का, कामायनी में सारस्वत प्रदेश का। तो इसमें जो वर्णन है वो रश्मि रथी में परशुराम आश्रम का वर्णन है। अब इसकी व्याख्या को हम देखेंगे। रश्मि रथी 1952 की रचना है। रश्मि रथी रामधारी सिंह दिनकर का 7 सर्गों का खंड काव्य है, जिसमें कर्ण का चित्रण है। बैठे हुए सुखद विचरते हैं, ये पंक्तियां रश्मि रथी के द्वितीय सर्ग की है, जिसमें परशुराम के आश्रम एवं उसके आसपास के विहंगम दृश्य का वर्णन किया गया है। यहाँ पर रचना है, रचनाकार है, वर्ण विषय है। रश्मि रथी 1952 रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। महाभारत के शापित योद्धा कर्ण की जीवन गाथा है। साकेत 1931 मैथिली शरण गुप्त रामकथा के उपेक्षित पात्र उर्मिला के चरित्र का उत्थान। असध्य वीणा 1961 अज्ञेय, इसका उद्देश्य अहंकार का विसर्जन है। कामायनी 1935 की रचना है। जयशंकर प्रसाद, विश्व कल्याण की भावना की अभिव्यक्ति है। अब देख लेते हैं 8 को। विलक्षण बात यह है कि आधुनिक गद्य साहित्य की परंपरा का प्रवर्तन नाटक से हुआ। उपयुक्त कथन किस इतिहासकार का है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, बच्चन सिंह, रामस्वरूप चतुर्वेदी। तो यह जो कथन है यह है रामचंद्र शुक्ल का। यहाँ पर इतिहासकार हैं और यहाँ पर कथन है रामचंद्र शुक्ल। विलक्षण बात यह है कि आधुनिक गद्य साहित्य की परंपरा का प्रवर्तन नाटक से हुआ। हिंदी साहित्य का इतिहास 1929 ईस्वी गद्य साहित्य परंपरा के प्रथम उत्थान में भारतेंदु हरिश्चंद्र को गद्य का प्रवर्तक मानते हुए इन्होंने यह बात कही है। बच्चन सिंह, विलक्षण बात तब होती जब यह प्रवर्तन नाटकों से न होता। हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास 1996 में ये बात इन्होंने कही है। रामस्वरूप चतुर्वेदी, हिंदी साहित्य में पुनर्जागरण भारतेंदु के माध्यम से अवतरित होता है और तब वह स्वाभाविक है कि वे आधुनिक काल के प्रवर्तक माने जाते हैं। हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास 1986 में, यह जो इनका कथन है संकलित है। अब देख लेते हैं प्रश्न 9 को। और अब तो हवा भी बुझ चुकी है और सारे इश्तहार उतार लिए गए हैं, जिनमें कल आदमी अकाल था। उपर्युक्त पंक्तियां किस कवि की हैं? नागार्जुन, मुक्तिबोध, धूमिल, लीलाधर जगूड़ी। तो यह जो पंक्ति है यह धूमिल की है। नक्सलवादी धूमिल की कविता है और उनके काव्य संकलन संसद से सड़क तक 1972 में संकलित है। इसमें कवि ने राजनीति पर करारा प्रहार किया है और भारत की निराशाजनक स्थिति का वर्णन किया है। यहाँ पर कवि दिए गए हैं, कविता है और उनकी पंक्तियां दी गई हैं। धूमिल, नक्सलबाड़ी संसद से सड़क तक 1972 में संकलित है। और अब तो हवा भी बुझ चुकी है और सारे इश्तिहार उतार लिए गए हैं, जिनमें कल आदमी अकाल था। अब देख लेते हैं नागा अर्जुन को। नागा अर्जुन का जन्म हुआ 1911 में, निधन हुआ 1998 में और इनका जो संकलन है वो है युगधारा 1953। बादल को घिरते देखा है, शत सहस्त्र फुट ऊंचाई पर दुर्गम बर्फानी घाटी में अलखनाबी से उठने वाले नीच के ही उन्मादक परिमल के पीछे धावित होकर तरल तरुण कस्तूरी मृग को अपने ऊपर चिढ़ते देखा है। मुक्तिबोध 1917 से 1964, चांद का मुंह। भूल गलती संकलित डालता बेखौफ टेढ़ा है 1964। वह कैद कर लाया गया, ईमान सुल्तानी निगाहों में निगाहें नीली। बिजली लीलाधर जुगूड़ी 1940, 21वीं सदी का आम आदमी। सदाचार तो दे न सको, हाँ इतना भ्रष्टाचार बको हो कहने का ही लोकतंत्र है, क्यों न कह दिया जाए, पैसे बिन अब रहा न जाए। मैं नीर भरी दुख की बदली महादेवी वर्मा का उपर्युक्त गीत उनके किस काव्य संग्रह से संबंध है? तो यह जो उनका काव्य गीत है यह संध्या गीत में
संकलित है। मैं नीर भरी दुख की बदली महादेवी वर्मा के सांध्य गीत 1936 में संकलित है। सांध्य गीत में 1934 से लेकर 1936 तक की कविताओं को शामिल किया गया है। मैं नीर भरी दुख की बदली में महादेवी वर्मा ने अपने निजी वेदना को अभिव्यक्ति दी है। महादेवी वर्मा 1907 से 1987 की काव्य कृतियां निहार 1930, रश्मि 1932, नीरजा 1935, सांध्य गीत 1936, यामा 1940, दीपशिखा 1942, सप्तपर्णा 1960। प्रश्न 11 है, निम्नलिखित आचार्यों को उनके कथनों से सुमेलित कीजिए। यहाँ पर आचार्य हैं और यहाँ पर उनके कथन हैं। तो दंडी है शरीर ताव दिष्टार्थ व्यवच्छिन्न पदावली। भामा है शब्दार्थो सहितो काव्यम। गद्य पद्य च द्विधा। वामन है काव्य शोभाया कर्तारो धर्मा गुना। और क्षेमेंद्र है अनुचित्याद्रते न्यायार्थ रस भंगस्य कारणम। तो इस तरह से जो हमारा कोड ठीक होता है वो होता है डी। दंडी 7वीं शती, शरीर ताव दृष्टार्थ व्यवच्छिन्न पदावली। भामा 6वीं शती, शब्दार्थो सहितो काव्यम गद्यम पद्यम च द्विधा। वामन 8वीं शती, काव्यम शोभाया कर्तारो धर्मागुना। क्षेमेंद्र 11वीं शताब्दी, अनुचित्याद्रते न्यायार्थ रसभंग से कारणम। अब देख लेते हैं प्रश्न 12 को। जुंग के अनुसार पिता पर अधिकार जमाने के लिए लड़की की अपनी मां से प्रतिस्पर्धा को किस ग्रंथि के रूप में जाना जाता है? पर पीड़न रति ग्रंथि, इलेक्ट्रोग्रंथि, आत्मपीड़न रति ग्रंथि, ओडिपस ग्रंथि। तो इसका जो आंसर है वो है इलेक्ट्रा ग्रंथि। अब इसकी व्याख्या को हम देख लेते हैं। कार्ल जुंग 1875 से 1961 स्विट्जरलैंड के मनोवैज्ञानिक तथा मनोचिकित्सक थे। इन्होंने विश्लेषिक मनोविज्ञान की नींव डाली। यहाँ पर ग्रंथि दी गई है और यहाँ पर उसकी विशेषता दी गई है। इलेक्ट्रा ग्रंथि, पिता पर अधिकार जमाने के लिए लड़की की अपनी मां से प्रतिस्पर्धा या लड़की की अपनी मां से प्रतिस्पर्धा या लड़की का पिता के प्रति कामात्मक रुख। ओडिपस, इसमें पुत्र का अपनी मां के प्रति आकर्षक या कामात्मक रुख होता है। पर पीड़न रति ग्रंथि, यह काम विकृति है जिसमें व्यक्ति दूसरों को सताने दुर्व्यवहार करता है, गलत आचरण करने में आनंद की अनुभूति करता है। आत्मपीड़न रति ग्रंथि, किसी के प्रति प्रेम या रति होने पर स्वयं को प्रेम में पीड़ित करना। प्रश्न 13 है, तोरी मानिनी ते हियो फोरी मोहिनी मान। प्रेम देव की छवि ही लखी भई मियां रसखान। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार उपयुक्त दोहे से प्रमाणित होता है कि रस खान किसी स्त्री पर आसक्त थे। स्त्री मानवती थी और रस खान का अनादर करती थी। रस खान स्वयं को प्रेम को मानदंड मानते थे। रस खान स्वयं को भास हुआ कि जिस पर गोपियां मरती हैं उसी पर ध्यान लगाया जाए। रस खान मोहिनी का मार्गमर्दन करना चाहते थे। तो इसमें जो सही आंसर है वो इसमें हमें बताना है कौन कौन से कथन ठीक हैं। तो ए, बी और डी वाले ठीक हैं। अब इसकी व्याख्या को हम देखेंगे। रस खान 1533 से 1618 कृष्ण भक्त कवि हैं। प्रेम वाटिका 1614 प्रेम वाटिका रस खान की अंतिम कृति है। इसमें 53 दोहे हैं। कवि ने राधा कृष्ण को माली मानकर प्रेमोद्यान का वर्णन करते हुए प्रेम के गूढ़ तत्व का सूक्ष्म निरूपण किया है। यहाँ पर वो पंक्तियां हैं जो सबसे ऊपर दी गई थी।
पंक्ति प्रेम वाटिका की हैं। हिंदी साहित्य का इतिहास 1929 में रामचंद्र शुक्ल ने कहा है कि जिस स्त्री पर रसखान आसक्त थे वो मानवती थी और रसखान का अनादर किया करती थी। रसखान को भास हुआ कि जिस पर गोपियां मरती हैं उसी पर ध्यान लगाया जाए, अतः विकल्प ए, बी और डी सही है। अब देख लेते हैं प्रश्न 14 को। हिंदी के निम्नलिखित लोक मंचीय रूपों को प्रचलन की प्रमुखता के आधार पर प्रांतों से सुमेलित कीजिए। लोक मंचीय रूप प्रांत: सांग, विदेशिया, माच, ख्याल। तो इसमें जो ठीक है वो है बी विकल्प, माच, कर्मा, सांग, राजस्थान। इसमें हम इसकी व्याख्या देख लेते हैं। माच, कर्मा, भगोरिया, राई मध्य प्रदेश। ख्याल, फर, नौटंकी, स्वांग राजस्थान। तमाशा, लीला, रश्मि, रामलीला राजस्थान। सांग, धमाल, खेड़ा, फाग, डफ, गोगा, रतवाई हरियाणा। विदेशिया, जाट, जट, जाटिन, सामा, चकेवा, टोक, कक्ष, भकुली, पांका, कीर्तनिया, भवाई। ये जो है ये है बिहार और भवाई है गुजरात। प्रश्न 15 देख लेते हैं। ये हिंदी के प्रधान आचार्यों में माने जाते हैं और इनका भाषाभूषण अलंकार ग्रंथ एक बहुत ही प्रचलित पाठ्य ग्रंथ रहा है। रामचंद्र शुक्ल ने उपयुक्त बात किस रीतिकालीन कवि के विषय में कही है? मतीराम, देव, महाराज जसवंत सिंह, पद्माकर। तो जो इन्होंने यह बात कही है यह महाराज जसवंत सिंह के संबंध में कही है। अब इसकी व्याख्या हम देखेंगे। यहाँ पर कवि हैं और कवियों के बारे में शुक्ल के कथन यहाँ पर दिए गए हैं। जसवंत सिंह ये हिंदी के प्रधान आचार्यों में माने जाते हैं और इनका भाषाभूषण अलंकार ग्रंथ एक बहुत ही प्रचलित पाठ्य ग्रंथ रहा है। देवदत्त आचार्य एवं कवि दोनों के रूप में सामने आते हैं। मतीराम भाषा के समान मतीराम के न तो भाव कृत्रिम हैं और न उनके व्यंजक, व्यापार और चेष्टाएं। भावों के आसमान पर चढ़ाने और दूर की कोड़ी लाने के फेर में ये नहीं पड़े हैं। पद्माकर इनकी भाषा में वह अनेक रूपता है जो एक बड़े कवि में होनी चाहिए। भाषा की ऐसी अनेक रूपता गोस्वामी तुलसीदास में दिखाई पड़ती है। कृष्ण भक्ति धारा के कवियों में शामिल नहीं है। अब इसकी व्याख्या को हम देख लेते हैं। कृष्ण भक्त कवि सूरदास, नंददास, कृष्णदास, परमानंद दास, गोविंद दास, छित स्वामी, चतुर्भुज, कुंभन दास, मीराबाई, रस खान, नरोत्तम दास, हित हरिवंश, हरिदास, ध्रुवदास, श्री भट्ट रहीम। राम भक्त कवि हैं रामानंद, विष्णुदास, ईश्वरदास, तुलसीदास, नाभादास, केशवदास, प्राणचंद चौहान, हृदय राम, लालदास, माधवदास, नाभादास राम भक्त कवि हैं। इनकी रचना अष्टयाम राम कथा से संबंधित है। अब देख लेते हैं प्रश्न 17 को। अपभ्रंश के जो नमूने हमें पद्यों में मिलते हैं वे उस काव्य भाषा के हैं जो अपने पुरानेपन के कारण बोलने की भाषा से कुछ अलग बहुत दिनों तक आदिकाल के अंत का उनके कुछ पीछे तक पोथियों में चलती रहीं। उपयुक्त कथन किसका है? राहुल साकृत्यानंद, रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, नामवर सिंह। तो यह जो कथन है यह है रामचंद्र शुक्ल का कथन है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म हुआ 1884 में, निधन हुआ 1981 में। रामचंद्र शुक्ल अब यहाँ पर जो अभी कथन मैंने पढ़ा है वो ही कथन है यहाँ पर, तो मैं एक बार पढ़कर सुना देती हूँ। अपभ्रंश के जो नमूने हमें पद्यों में मिलते हैं वे उस काव्य धारा के
वे उस काव्य भाषा के जो अपने पुरानेपन के कारण बोलने की भाषा से कुछ अलग बहुत दिनों तक आदिकाल के अंत का उसके पीछे तक पोथियों में चलती रही। हजारी प्रसाद द्विवेदी जन्म हुआ 1907 में, निधन हुआ 1979 में। इनका कथन है, अपभ्रंश साहित्य को द्विवेदी मध्य देश में उसी प्रकार भाषा काव्य समझा जाता रहा जिस प्रकार प्रवर्ती ब्रज भाषा या अवधि की कविता को। नामवर सिंह, इनका जन्म हुआ 1926 में, निधन हुआ 2019 में। भाषा विशेष अर्थ में अपभ्रंश शब्द का प्रयोग प्राय 6वीं शती ईस्वी के आसपास मिलता है। अब देख लेते हैं प्रश्न 18 को। निम्नलिखित रचनाओं को उनके रचनाकारों के साथ सुमिलित करना है। यहाँ पर रचनाएं दी गई हैं और यहाँ पर रचनाकार दिए गए हैं। तो जो प्राकृत रचनाएं हैं वो हैं वररुचि की। श्रावकाचार जो है वो है देवसेन की रचना। प्रबंध चिंतामणि जो है वो है जैनाचार्य मेरुतुंग की। और कुमारपाल प्रतिबोध है सोमप्रभ सूरी की। और कुमारपाल प्रतिबोध है हेमचंद्र की रचना। तो इस तरह से हमारा जो कोट ठीक होता है वो होता है ए। प्राकृत रचनाएं हैं वररुचि श्रावकाचार 1933 ईस्वी, देवसेन प्रबंध चिंतामणि जैनाचार्य मेरुतुंग, कुमारपाल प्रतिबोध सोमप्रभ सूरी, कुमारपाल प्रतिबोध हेमचंद्र। अब देख लेते हैं प्रश्न 19 को। यही सच है कि कहानीकार कौन है? कृष्णा सोबती, उषा प्रेमवदा, मन्नू भंडारी, मृदुला गर्ग। तो जो इसकी रचनाकार हैं, यही सच है कि रचनाकार हैं मन्नू भंडारी। मन्नू भंडारी 1931 से 2021, मैं हार गई 1957, यही सच है 1966, एक प्लेट सैलाब 1968, तीन निगाहों की एक तस्वीर 1968, त्रिशंकु 1978। कृष्णा सोबती 1925 से 2019, बादलों के घेरे 1980। उषा प्रेमवदा 1930, जिंदगी और गुलाब के फूल 1961, फिर बसंत आया 1961, कोई दूसरा 1966, कितना बड़ा झूठ 1972। मृदुला गर्ग 1938, कितनी कैदें 1975, टुकड़ा टुकड़ा आदमी 1977, डैफोडिल जल रहे हैं 1978, ग्लेशियर से 1980, उर्फ सैम 1986, समागम 1996, मेरे देश की मिट्टी 2001। अब देख लेते हैं 20 को। निम्नलिखित ग्रंथों को उनके रचयिताओं के साथ सुमेलित कीजिए। यहाँ पर ग्रंथ है और यहाँ पर उनके रचनाकार हैं। तो चलिए इनको मेल कराते हैं। पेरी इप्सुस जो है वो है लोंजाइसनस की रचना है। द सेक्रेटेड वुड की जो रचनाकार हैं वो हैं टी.एस. इलियट। और पोएटिक्स के जो रचनाकार हैं वो हैं अरस्तु। और बायोग्राफिया लिटरेरिया के जो रचनाकार हैं वो हैं कोलरिज। तो इस तरह से हमारा जो डी कोट है वो ठीक होता है। अब इसकी व्याख्या को हम देख लेते हैं। पेरिस इप्सुस लोंजाइसनस, द सेक्रेड वुड टी.एस. इलियट, पोएटिक्स अरस्तु, बायोग्राफिया कोलरिज, लिरिकल बैलेट्स विलियम वुड्सवर्थ। अब देख लेते हैं 21 को। हिंसा नल से शांत नहीं होता हिंसा नल, उपयुक्त ध्येय वाक्य का संबंध किस काव्य रचना से है? कुरुक्षेत्र से जयद्रथ वध है ये। यहाँ पे ये द्र जयद्रथ वध। उन्मुक्त अशोक की चिंता, तो ये उन्मुक्त से संबंधित है। यहाँ पर लेखक है, रचनाकार है, पंक्तियां हैं। सियाराम शरण उन्मुक्त, हिंसा नल से शांत नहीं होता हिंसा नल, जो सबका है वही हमारा भी है मंगल। मैथिली शरण गुप्त जयद्रथ वध, अधिकार खोलकर बैठना यह महादुष्कर्म है, न्यायार्थ अपने बंधु को भी दंड देना धर्म है। रामधारी सिंह दिनकर कुरुक्षेत्र। आ गए हम पार, तुम उस पार हो, यह पराजय या की
जय किसकी हुई व्यंग्य पश्चाताप अंतर्दाहगा, अब विजय उपहार भोगो चैन से। जयशंकर प्रसाद अशोक की चिंता, वेदना विकल यह चेतना, जड़ का पीड़ा से निर्धन लय सीमा में यह कंपन, अभी नयमय है परिवर्तन। अब देख लेते हैं 22 को। काव्य भाषा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी मान्यता वर्षवत की नहीं है? काव्य में ग्रामीणों की दैनिक बोलचाल की भाषा प्रयुक्त हो, भाषा में मिथक और बिंबों का प्रयोग होना चाहिए, भाषा में कृत्रिमता और आडंबरवाद के कवियों की देन है। भाषा में कृत्रिमता और आडंबरवाद के कवियों की देन है। गद्य और काव्य की भाषा में कोई तात्विक भेद नहीं है। तो इसमें जो बी है वो मान्यता वर्षवत की नहीं है। भाषा में मिथक और बिंबों का प्रयोग होना चाहिए, ये वाली। अब इसकी व्याख्या को हम देख लेते हैं कि वर्षवत क्या क्या कहते हैं, इनके बारे में क्या चीज ठीक है। वर्षवत वर्षवत की काव्य भाषा के संबंध में मान्यताएं। काव्य में ग्रामीणों की दैनिक बोलचाल की भाषा प्रयुक्त हो। वर्षवत की काव्य भाषा के संबंध में मान्यताएं। काव्य में ग्रामीणों की दैनिक बोलचाल की भाषा प्रयुक्त हो। प्राचीन कवियों का भावोद्वेग जितना सहज था, उनकी भाषा उतनी ही सरल थी। भाषा में कृत्रिमता और आडंबरवाद में कवियों की देन है। भट्टनायक के अनुसार भावकत्म साधारणीकरणम तेन ही व्यापारेण विभावादय स्थायी च साधारणी क्रियन्ते। साधारणीकरण की परिभाषा। भट्टनायक शब्द दो रूप काव्य के 3 व्यापार मानते हैं, अभिधा, भावकत्व, भोजकत्व। अभिनवगुप्त के अनुसार साधारणीकरण की अवस्था में प्रेक्षेपक स्व पर के बंधन से छूट जाता है, सामाजिक का व्यक्तित्व बंधन नष्ट हो जाता है, विभावादी का ममत्व परत्व संबंध से अलग होना ही साधारणीकरण मानते हैं। अब देख लेते हैं प्रश्न 26 को। निम्नलिखित रचनाओं को उनके प्रकाशन काल से सुमेलित कीजिए। मोहन राकेश की डायरी, डायरी के कुछ पन्ने, मेरी कॉलेज डायरी, एक कार्यकर्ता की डायरी। तो मोहन राकेश की जो डायरी का प्रकाशन काल है वो है 1985। डायरी के कुछ पन्ने जो है वो है 1940 ईस्वी। मेरी कॉलेज डायरी जो है वो है 1958। एक कार्यकर्ता की डायरी जो है 1972। तो इस तरह से हमारा जो कोट ठीक होता है वो होता है सी। अब इसकी व्याख्या को देख लेते हैं। मोहन राकेश की डायरी 1985 ईस्वी। मोहन राकेश। डायरी के कुछ पन्ने 1940 ईस्वी। घनश्याम दास बिड़ला। मेरी कॉलेज डायरी 1958 ईस्वी। धीरेन्द्र वर्मा। एक कार्यकर्ता की डायरी 1972। सीताराम केसरिया। मलयज की डायरी 2000 ईस्वी। अब देख लेते हैं प्रश्न 27 को। जन्मना कवि प्रकृत्या घुमक्कड़ और विचारक। मूलतः मार्क्सवादी कविता के लिए कोई भी विषय हो सकता है। घुमक्कड़ ऐसे कि कभी यहाँ कभी वहाँ, मूलतः मार्क्सवादी, किंतु वे उनके बाहर भी झांक लेते हैं। बच्चन सिंह का उपर्युक्त कथन किस कवि के विषय में है? मुक्तिबोध, केदारनाथ अग्रवाल, त्रिलोचन, नागार्जुन। तो यह जो कथन है यह नागार्जुन के संबंध में है। बच्चन सिंह का यह कथन नागार्जुन के संबंध में है। अब देख लेते हैं प्रश्न 28 को। क्या स्त्री होना कोई पाप है? उपयुक्त संवाद किस कहानी से संबंध है? दुलाई वाली, आकाशदीप, लाल पान की बेगम, परिंदे। तो यह जो कथन है यह आकाशदीप से संबंधित है। अब इसकी व्याख्या को हम देखेंगे।
आकाशदीप 1928 की रचना है। आकाशदीप संवादों से शुरू होने वाली कहानी है। इसमें प्रेम व घृणा का परस्पर द्वंद्व मिलता है। संवाद, क्या स्त्री होना कोई पाप है? चंपा बुद्धगुप्त से। दुलाई वाली 1907। दुलाई वाली कहानी को हिंदी की प्रथम मौलिक कहानी का आश्रय दिया जाता है, जो 1907 में सरस्वती में प्रकाशित हुई। कहानी का ताना बाना बंशीधर और नवल किशोर नामक दो मित्रों के मनोरंजन पूर्ण मजाक के धरातल पर बुनी गई है। संवाद, का बाबूजी कुछ हमारो साज लठ वाला बंशीधर से। लाल पान की बेगम फणीश्वर नाथ रेणु की आंचलिक कहानी है। इसमें उन्होंने स्त्री सशक्तिकरण की मिसाल पेश की। कहानी की नायिका बिरजू की माँ एक सशक्त महिला है जिसके कई सपने हैं। संवाद, एक रत्ती क्यों उठा के बर्तन को फेंक आती हूँ पिछवाड़े में, जाके चाहना नहीं बनेगी मीठी रोटी। बिरजू की माँ बिरजू से। परिंदे 1957 निर्मल वर्मा की कहानी है, जिसमें नामवर सिंह ने हिंदी की प्रथम नई कहानी माना है। संवाद, मेरे भाई का पत्र है, वह झांसी में रहते हैं। जूली ने लतिका से। अब देख लेते हैं प्रश्न 29 को। निम्नलिखित में से कौन सी प्रवासी लेखक मॉरिशस का नहीं है? महेश राम, जियावन, अभिमन्यु अनंत, रामदेव धुरंधर, महात्म सिंह। तो जो डी है वो मॉरिशस के प्रवासी लेखक नहीं है। मॉरिशस के प्रवासी लेखक है सोमदत्त बखोरी, ब्रज भगत मधुकर, अनंतानंद सदा सिंह, रामदेव धुरंधर, डॉक्टर उदय नारायण गंगू, प्रहलाद सामशरण, महेश राम, जियावन, भानुमति नागदान, इंद्रनाथ भोला, डॉक्टर हेमराज सुंदर, अभिमन्यु अनंत। अभिमन्यु अनंत 1937 से 2018। मॉरिशस के उपन्यास सम्राट मॉरिशस के प्रेमचंद। अब देख लेते हैं प्रश्न 30 को। निम्नलिखित में से कौन सी रचना अग्रदास की नहीं है? ध्यान मंजरी, कुंडलिया, राम ध्यान मंजरी, रूप मंजरी। तो जो रूप मंजरी है वो अग्रदास की रचना नहीं है। अग्रदास ध्यान मंजरी, राम ध्यान, राम भक्त कवि मंजरी, कुंडलिया, हितोपदेश, उपखान, बावनी, श्रृंगार, रस सागर, अष्टयाम। नंददास की रचना है अनेकार्थ मंजरी, मान मंजरी यानी कृष्ण भक्त कवि, रस मंजरी, रूप मंजरी, विरह मंजरी, प्रेम बाराखड़ी, श्याम सगाई, सुदामा चरित, रुक्मिणी मंगल, भंवर गीत, रास पंचाध्यायी, दशम स्कंद, सिद्धांत पंचाध्यायी, गोवर्धन लीला, ज्ञान मंजरी। साथियों, इस वीडियो में इतना ही। हमारे 30 प्रश्न हो चुके हैं और आगे के प्रश्न हम अब आगे की वीडियो में देखेंगे। इस क्लास में इतना ही। धन्यवाद।